ठीक है। हाँ, अभी बताना कोशर और लेविस ने क्या क्या बताया था, कुछ बता सकते हो थोड़ा बहुत, और किसके बेसिस पे उनके लॉज आए थे? लुईस थ्योरी दी थी उन्होंने कि ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ड्यूप्लेट कंप्लीट होता है, हम्म। तब एटम स्टेबल होता है जाके, इसीलिए वो लोग हाँ। साथ में बॉन्डिंग करते हैं। इन्होंने क्या बोला था बेस्ड ऑन, इन्होंने क्या किया था, इनका जो लॉ था वो बेस्ड था किस पे, इनर्टनेस ऑफ नोबल गैस पे, ठीक है। तो लिविस ने पिक्चर क्या किया था एटम को इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कर्नेल, न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन्स और आउटर सेल, जो कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकता है मैक्सिमम? 8 एक इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट कर सकता है, ठीक है। उसी के बेसिस पे अपना लेविस के स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने बोल दिया तुम्हें ऑक्सीजन का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ, तो बाहर में कितने डॉट्स रहेंगे? 6। अच्छा जी। और अगर मैंने कह दिया तुमसे, क्या नाम है उसका, सल्फर का बनाओ तो कितने रहेंगे? तब भी हाँ, तो ये चीज थी कि इसमें सिर्फ आउटर मोस्ट की, क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट जो क्या कहते हैं सेल होती है, उसके इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट करते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर में, ठीक है। लेविस ने पोस्टुलेट क्या दिया था? जो लेविस को, एटम्स होते हैं वो वही ना ऑक्टेट रूल वाला स्टेबिलिटी का। हाँ हाँ, वही वही। हाँ, वो जब लेविस ने ये पोस्टुलेट दिया था। हाँ, बताना तो कशिश। कि जो एटम्स होते हैं वो स्टेबल कॉन्सेंट में स्टेबल होते हैं जब वो लोग ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेते हैं। हाँ जी। और ग्रुप बैलेंस क्या होता है? सबकी वैलेंसी एक जैसी होती है ग्रुप के अंदर, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होती है वैलेंसी। अच्छा, ग्रुप बैलेंस कैलकुलेट करने करने के क्या कहते हैं, क्या क्या कैसे कर सकते हैं ग्रुप बैलेंस? जितने अगर 4 से नीचे नंबर ऑफ एटम्स है, इलेक्ट्रॉन्स है एक एटम के अंदर, है ना, हम्म। आउटर मोस्ट शेल के अंदर, तो हम्म। हमारी वैलेंसी वही होगी जो नंबर ऑफ एटम्स है ना। अगर नंबर उससे ऑफ, ज्यादा है, ओ दिया एटम नंबर। से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है ना। हाँ हाँ। फिर हम्म। उसके बाद अगर 4 से ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, तो जो वेकेंट है मतलब 8 से मतलब जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना सकते हैं वो उनकी वैलेंसी है। हाँ, देखो सिंपल सा बताया जाए तो ऐसे कह सकते हो कि अगर हम लेविस लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बेसिस पे कहें, तो हमारा जो भी है, मान लो मैंने ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है, तो उसमें कितने क्या कहते हैं डॉट्स दिखा रहा है, 6 डॉट्स दिखा रहा है बाहर में। तो हमारा फॉर्मूला इसके लिए क्या हो जाएगा, 8 - नंबर ऑफ डॉट्स। तो नंबर ऑफ डॉट 6 है, तो 8 - 6 कितना आ गया, इसका ग्रुप बैलेंस 2 आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका जनरली, इट इज जनरली इक्वल टू नंबर ऑफ डॉट्स इन लेवी सिंबल्स और 8 - नंबर ऑफ डॉट इन लेवी सिंबल, या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उन डॉट्स को हम लोग या फिर डायरेक्ट डायरेक्ट को बोलने तो ये क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने बचे हुए होते हैं ना। ठीक है, क्वेश्चन ने क्या कहते हैं, क्या बोला था? एक सेंटेंस था, उसने उसके उनके बारे में एक कमेंट किया था, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, हेलोजेंस, एल्कली मेटल्स और नोबल गैसेस के बारे में, वो क्या था? अच्छा। वो लोग ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयरिंग टू एस ब्लॉक वाले और डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स। उसने ऐसा बोला था ना, उसने एक सेंटेंस बोला था ये, कि दैट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजेंस एंड हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कली मेटल्स आर सेपरेटेड बाय नोबल गैसेस, ठीक है। कभी भी देखना तो यही यही समझ लो, नोबल गैस ही तो उनके बीच में आ रहे होते हैं। इधर से देखो एल्कली मेटल्स के पास तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, फिर बीच में नोबल गैसेस, और फिर उधर में एक इलेक्ट्रॉन कम, बोले तो हेलोजेंस के पास में, ठीक है। और दोनों को क्या कहते हैं आपस में जोड़ दोगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन दे करके वो दोनों के दोनों, इधर से एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, उधर एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा हेलोजन, और जिससे क्या बना लेंगे दोनों को, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है। इस वजह से बॉन्ड फॉर्म करते हैं हमारे ये दोनों आपस में, ठीक है। जैसे ग्रुप वन से ले लो सोडियम को, इधर से क्लोरीन को ले लो, NaCl बना दे रहे हैं, तो ये कौन सा बॉन्ड हो जाता है? आयोनिक बॉन्ड है ना। हाँ, आयनिक बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। अच्छा, निगेटिव और पॉजिटिव आयंस जो होते हैं वो उनका स्टेबलाइजेशन कौन से अट्रैक्शन से होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ठीक है। जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है वो किसके किसके बीच में होता है?
दो आयन। हाँ, कौन कौन से आयंस? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के बीच में, ठीक है। और इसको हम लोग क्या, इस जो बॉन्ड बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। फिर आता है हम लोग का कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड को किसने बताया था सबसे पहले? लैंगमुइर नाम का एक साइंटिस्ट था, ठीक है, जिसने क्या कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड को सबसे पहले बताया था। और उसने फिर बताया था ये कोवैलेंट बॉन्ड में होता क्या है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स, ठीक है। और जिससे क्या कहते हैं दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाता है। और वो क्या कहते हैं, वो स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं कौन कौन से बॉन्ड्स बना सकता है? सिंगल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, जिससे भी उनका अपना ऑक्टेट पूरा हो रहा हो दोनों का, वो अपने अकॉर्डिंग बना लेते हैं बॉन्ड्स, ठीक है। अच्छा, किसी भी क्या कहते हैं अगर एटम के ऊपर निगेटिव चार्ज है तो उसका मतलब क्या होता है? उसके एनेऑन बाद है। हाँ, क्या हुआ उसमें इलेक्ट्रॉन का? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसपे। हाँ, एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन मीन्स निगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन नहीं है। हाँ, लॉस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला पता है, मैं बताऊं या फिर? देखो, सिंपल सा फॉर्मूला है फॉर्मल चार्ज का, ठीक है। किसी भी एटम पे लेविस स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम, कितने इलेक्ट्रॉन मतलब टोटल टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है फ्री एटम में। जैसे ऑक्सीजन का एटम ले लिया तो उसके पास कितने हैं टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6, ठीक है। फिर आ जाएगा क्या कहते हैं टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग या फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद में क्या दिखेगा कि हमारे नॉन बॉन्डिंग या फिर लोन पेयर कितने हैं उसमें, ठीक है। तो उनको माइनस कर देंगे इससे, और उसके बाद में हाफ टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड या फिर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद में उससे माइनस कर देंगे हाफ ऑफ टोटल नंबर जो जितने भी बॉन्ड बना रखे हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स का। तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक बता दूं मैं। हाँ। देखो, इसकी सिंपल सी ये ट्रिक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस डॉट्स माइनस लाइंस। डॉट्स बोले तो जो हमारे क्या कहते हैं बॉन्ड या फिर लोन पेयर रहते हैं, और माइनस लाइन बोले तो कितनी लाइंस टोटल कितने बॉन्ड बना रखते हैं, डायरेक्ट उससे माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। टोटल माइनस डॉट्स माइनस लाइंस याद हो जाएगा ना अब तो? हाँ। हाँ जी। ऑक्टेट रूल क्या कहते हैं किस पे बेस्ड होता है? एटम की स्टेबिलिटी पर। नहीं, ऑन द मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर पे बेस करता है, एनी कैरेक्टर पे करता है, दोनों पे करता है फॉर्मल चार्ज? फॉर्मल चार्ज बताना है कि ऑक्टेट रूल? और नहीं, फॉर्मल चार्ज ही पूछ रहा हूँ, एनसीईआरटी पढ़ना एक बार। मैंने ऑक्टेट रूल बोला था। नहीं, फॉर्मल फॉर्मल चार्ज, हाँ, फॉर्मल चार्ज जो हमारा फॉर्मल कोवेलेंट। चार्ज होता है, हाँ, इट इज बेस्ड प्योरली ऑन कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। ऑक्टेट रूल के लिमिटेशन हैं कुछ एक, जिसमें आता है सबसे पहले इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। एग्जांपल्स? इनकम्प्लीट जैसे हाँ। कि मतलब वो बोरोन के हाइड्राइड बोरोन की अलग हम्म, अलग थी। ठीक है। तो BH3 B2H6। हाँ, ठीक है, उसमें भी ऑक्टेट रहेगा, लेकिन एनएच3 वगैरह में क्या होता है? एनएच3 का तो हो जाएगा यार, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता नहीं, है, देखो उसका ना। तो कंप्लीट होता है यार, उसपे तो एक्स्ट्रा लोन पेयर है। हाँ जी, ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखो, इनकम्प्लीट ऑक्टेट में सबसे पहले तो आ जाएंगे तुम्हारे बोरान से पहले वाले, अगर जैसे हैं कुछ एक तो वो बनाते हैं, जैसे कि LiCl हो गया, ठीक है, BeH2 हो गया, BCl3 हो गया, BF3 हो गया, ठीक है। और यहाँ तक AlCl3 भी होता है, वो भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट शो करता है, ये वाला याद रखना, AlCl3, ठीक है। ये हिट लिस्ट पे रहेगा क्योंकि एल क्या कहते हैं इसका मतलब ऑल दो 8 से ज्यादा रहता है लेकिन फिर भी इनकम्प्लीट ऑक्टेट में आता है। ऑड इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल हो जाएगा यही हो जाएंगे। NO और NO2 हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेंडेड ऑक्टेट का एग्जांपल? HCF4 और मतलब जितने भी नोबल गैसेस के, एक तो वो H2SO4 वाला।
हाँ, क्या हो जाएगा हमारा एक्सपेंडेड ऑक्टेट का एग्जांपल PF5 हो जाएगा, फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड। और सल्फर हेक्सा फ्लोराइड हो जाएगा SF6। और हमारा सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा। PF5 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट में हो जाते हैं? 10 इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं PF5 में। 10 हो जाएंगे, SF6 में 12 हो जाएंगे। H2SO4 में भी सल्फर के 12 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और एक मतलब इंटरेस्टिंग बात यह है कि सल्फर हमारा कुछ एक ऐसे कंपाउंड्स भी बनाता है जिनका ऑक्टेट रूल पूरा होता है, और कुछ एक ऐसे कंपाउंड्स भी बनाता है जिनका ऑक्टेट जो वायलेट करते हैं एक्सपेंड मतलब ये ऑक्टेट रूल को, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, क्योंकि ये क्विज के अगर मान लो MCQ फॉर्म में क्वेश्चन आएगा तो उसमें सल्फर के कुछ क्या कहते हैं कंपाउंड्स डाल के कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। तो जैसे कि एग्जांपल हो गया SCl2 होता है ना, तो सल्फर डाइक्लोराइड, वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, वहीं पे SF6H2SO4 नहीं फॉलो करता है, ठीक है। और कुछ एक ऐसे होते हैं ऑक्टेट रूल का जो वायलेशन करते हैं, जैसे हमारे नोबल गैस कंपाउंड होते हैं जिनका ऑक्टेट पूरा होता है फिर भी नहीं बनाते, फिर भी वो लोग कंपाउंड बना लेते हैं। जैसे कि HCF2 हो गया, और KrF2 हो गया, और बताना एक बात। ऐसे XCO, हाँ जेनॉन ऑक्सो फ्लोराइड भी हो जाता है, XCOF2 वगैरह, ठीक है। और क्या कहते हैं लिमिटेशंस और क्या होती है ऑक्टेट रूल की? ये आपको शेप नहीं पूरे बताता अपन गैस कंपाउंड का। हाँ, और रिलेटिव और स्टेबिलिटी भी नहीं बनाता है, हाँ जी। रिलेटिव स्टेबिलिटी भी नहीं बताएगा वो मॉलिक्यूल की, ठीक है। फिर हम लोग आ जाएंगे आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पे। ये आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इसको किसने दिया था? कोशल और लेविस की बेसिकली थ्योरी पे बेस्ड था। अब इसमें होता क्या है? दो एक आयन मिनट। ज्वाइन करके आयनिक बॉन्ड बनाते हाँ हैं, और जब कोई मैंने बॉन्ड कुछ, बनता है तो एनर्जी निकलता है या हाँ हमको, अब्जॉर्ब होता है। ठीक है, स्टार्टिंग वाले स्टेप्स बता सकते हो कि मान लो मैंने कोई मेटल लिया, अब उसमें ऐसा क्या होगा कि वो आयन बनाएगा? कोई मेटल को अगर आप आयनाइजेशन एंथैल्पी दोगे तो वो हाँ इलेक्ट्रॉन अलग करेगा और आपका कैटआयन फॉर्म करेगा। हाँ, और उसके बाद अगर आप दूसरे किसी थिंग है ना, है को, ना? कोई हाँ, दूसरा कोई अगर मेटल आयन, हैलोजन वगैरह हो, उसको हाँ नॉन मेटल, अगर आप इलेक्ट्रॉन दोगे और साथ में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोगे तो वो ज्वाइन करके आपको दूसरा कंपाउंड बना के देगा। एक फिर आप इलेक्ट्रॉन ले उनको लेगा। ज्वाइन कर हाँ, सकते हैं। वो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा कहीं से और क्या बना लेगा? एनायन बना लेगा। और इसके बाद में ये क्या नाम है, एनायन और कैटायन आपस में फ्यूज होकर के क्या कहते हैं, हमारा कंपाउंड दे देते हैं। अच्छा, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? एंडोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक होता है, दोनों होता है? आयनाइजेशन एनर्जी वो होता है निकाल एंडोथर्मिक होता है। क्या ऐसा हमेशा हो सकता है? हाँ, आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा एंडोथर्मिक होती है। आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। उसके पीछे का रीजन है भाई, अगर क्या कहते हैं हमारा कोई एटम हमने जैसे ले लिया, ठीक है। अब उसमें इलेक्ट्रॉन पहले से बॉन्डेड है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पहले से बॉन्डेड है तो वो छोड़ के जाना चाहेगा क्या? नहीं जाना चाहेगा। जब तक उसको एनर्जी देंगे नहीं तब तक नहीं छोड़ के जाना चाहेगा, ठीक है। तो इस वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा एंडोथर्मिक रहेगा। और क्या नाम तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा? वो दोनों हो सकती है, डिपेंड करता है कि एलिमेंट कौन सा है। ठीक है, तो एक एग्जांपल बता सकते हो कहाँ पे एक्सोथर्मिक होगा? एक्सोथर्मिक तो बाकी सब में ही नॉर्मली में होता है, जैसे फ्लो किसी में भी फ्लोरीन वगैरह किसी में भी होता है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक इसमें होगा। किसी में भी हो सकता है जो जैसे हमारा दूसरे क्या नाम है, किसी है। में भी नहीं हो सकता। जैसे कि उसके ऊपर सिंपल सा ये आंसर दे दो कि इस पे डिपेंड करता है कि उसको अगर इलेक्ट्रॉन मिलने से स्टेबिलिटी मिल रही है तो एक्सोथर्मिक हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन मिलने से एडिशनल स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, नॉर्मल ही हो रहा है, ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा है, तो फिर वो एंडोथर्मिक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमारा आयनिक या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किसके साथ में इजिली फॉर्म हो जाएगा, बॉन्ड इजिली फॉर्म करेगा? जिसकी लैटिस एनर्जी हाई होती है। हाँ, और एक मतलब एनसीईआरटी में कुछ वर्ड्स लाइन दी हुई थी वो मैंने निकाली है, वो और किसी को याद है? हाइड्रेशन एनर्जी भी। ठीक है, तो मतलब मैं एक बार वो लाइंस पढ़ देता हूँ, याद रख लेना। दैट
Ionic or electrovalent bond will form more easily between elements with comparatively low ionization enthalpy and elements with comparatively high negative value of इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हाई नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, और लो आयनाइजेशन एंथैल्पी होनी चाहिए, ठीक है। और फिर आ जाएगा लो, ये हो गया आयनिक इलेक्ट्रोलिन हो गया। बॉन्ड पैरामीटर्स पे आ जाते हैं। ये थोड़ा सा समझ लो एक तरीके से अभी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाले ही पॉइंट्स चल रहे हैं। कोवेलेंट रेडियस को मेजर कैसे करते हैं? कोवेलेंट कोवेलेंट रेडियस क्या रेडियस होता है? दो हाँ एटम के इंटर मतलब न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसका हाफ। हाँ, क्या होता है? कोवेलेंट रेडियस इज मेजर्ड अप्रोक्सीमेटली एज द रेडियस ऑफ एन एटम्स कोर विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द कोर ऑफ एन एडजेसेंट एटम इन अ बॉन्डेड सिचुएशन, ठीक है। तो मतलब होता है, बोले तो कोर टू कोर की डिस्टेंस, और उसके बाद में उसको करते हैं अपन हाफ, ठीक है। सेम अगर हमने लिया है अगर कंपाउंड, जैसे कि हमने O2 ले लिया, तो इसके लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं। वांडर वॉल्स रेडियस क्या होता है? सेम जो कोवलेंट रेडियस में होता है। नहीं, वांडर वॉल्स रेडियस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखो, वांडर वॉल रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल साइज ऑफ द एटम्स विच इंक्लूड्स द वैलेंस शेल इन अ नॉन बॉन्डेड सिचुएशन। हमने कोवेलेंट में क्या किया था? बॉन्डेड सिचुएशन ली थी ना। वहीं पे वांडर वॉल्स रेडियस में क्या होता है? नॉन बॉन्डेड सिचुएशन में हम लोग अपना क्या नाम है, एटम लेंगे, और उसका जो होता है ओवरऑल साइज देखेंगे। उसमें क्या होता है? वैलेंस शेल का भी साइज जोड़ के देखते हैं, ठीक है। तो वॉल क्या नाम है, वांडर वॉल्स रेडियस और कोवेलेंट रेडियस में से कौन बड़ा होगा? वेंडर वॉल रेडियस। हाँ, वांडर वॉल रेडियस बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है। बॉन्ड एंगल क्या होता है? एंगल बिटवीन बॉन्ड्स ऑफ साइड एटम्स। हम बोल सकते हैं ना, बॉन्ड एंगल इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल रिलेशन। बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है? बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एंथैल्पी लगती है। बोलेंगे तो बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो एंथैल्पी विच इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप बिटवीन टू एटम्स इन अ गैसियस स्टेट। हाँ, ये गैसियस स्टेट वाले वर्ड्स याद रखना, क्योंकि कभी कभी ऐसे ही पूछ लेगा, कुछ भी डाल देगा, दो तीन ऑप्शन, और उसी में से कहीं कोने में हल्का सा गैसियस स्टेट छुपा देगा, और पहला ऑप्शन वो दे देगा बिना गैसियस स्टेट वाला। पहला पढ़ते ही हम लोग टिक कर देंगे। ये गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स अगर होते हैं तो उनके लिए बॉन्ड एंथैल्पी को हम लोग कौन से टर्म से बुलाते हैं? एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी लेते हैं उन सबके हाँ, लिए। मीन और एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी बोलेंगे उसको। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं उसके बीच में, दो एटम्स के बीच में। हाँ, दो एटम्स के बीच में जितने भी बॉन्ड्स बनेंगे उसी को हम लोग बॉन्ड ऑर्डर्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स के बीच में एक रिलेशन होता है बॉन्ड ऑर्डर के रिस्पेक्ट में, वो क्या होता है? उनका बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है। हाँ, अगर हमारे स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो उनका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होगा। ये एक मजेदार चीज देखने को मिलती है, और जिससे बहुत सारी चीजों में हेल्प भी मिल जाती है। जैसे N2 में कितने, N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3। कार्बन मोनोऑक्साइड का? 3। अब रीजन देखो क्या है। N2 और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। बोलो कैसे हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक? नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7। 7 होते हैं। तो N2 में कितने हो गए? 14 हो गए। और यहाँ पे CO में देख लो कितने हो गए? 8 ऑक्सीजन के, 6 कार्बन के, ठीक है। तो यहाँ पे भी 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और क्या हो गया इसकी, तो इसकी वजह से क्या हो गया? देखो, इनका भी बॉन्ड ऑर्डर 3, N2 का और CO का भी बॉन्ड ऑर्डर 3। NO प्लस का कितना होता है बॉन्ड ऑर्डर? एंड इसका भी 3। हाँ, तो इस तरीके से एनालॉगी लगा करके हम लोग आंसर्स निकाल सकते हैं। जैसे मान लो अभी तुम्हें N2 का तो सबको पता होता है बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, कि 14 होता है। क्या कर रहा हूँ, N2 में क्या कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। अब तुम्हें ऐसे कोई क्वेश्चन दे दिया पेपर में कि NO प्लस का बताओ, या फिर क्या कहते हैं CO2 ⁻² कर दो, ठीक है। इस तरीके से मतलब अपने हिसाब से देख लो कितने उसमें इलेक्ट्रॉन है, उसके बेसिस पे कर सकते हो। अब जैसे N2 में कितने हैं? 14, उस पे कितना हो गया? 3 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अपना इस पे कैलकुलेशंस कर सकते हो। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होने पर बॉन्ड इंथैल्पी पे क्या असर पड़ेगा? बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ती है। और बॉन्ड लेंथ? वो कम होता है।
हाँ, सिंपल सी बात है कि भाई जब ज्यादा बॉन्ड्स बनाएंगे तो हमारी बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीज ही करेगी, और जब ज्यादा बॉन्ड्स बनाए तो ऑब्वियस सी बात है कि बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। चलो अगला टॉपिक है रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। अ, कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन के कारण वो एक स्ट्रक्चर स्टेबली नहीं बना सकते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होता है लोन पेयर वाले, वो बॉन्ड बनाते रहते हैं, और या तो डबल बॉन्ड बनाएंगे या तो रिट्रीव करेंगे, जैसे ऑक्सीजन बनाता रहता है। तो दिस इज द केस। अच्छा, रेजोनेंस। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स रियल होते हैं या हाइपोथेटिकल होते हैं। हाइपोथेटिकल। ठीक है, तो मैं एक बार इसको बता देता हूँ ना डेफिनेशन। रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो कशिश ने जो बोला है सही बोला है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस, व्हेन एवर अ सिंगल लिविंग स्ट्रक्चर कैन नॉट डिस्क्राइब अ मॉलिक्यूल एक्यूरेटली, a number of structures with similar energy position of nuclei, bonding and non-bonding pairs of electrons are taken as the canonical structures of the hybrid which describes a molecule accurately। ठीक है, तो कहना क्या चाह रहा है कि जब हमारा क्या कहते हैं कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसमें सिंगल लेविस स्ट्रक्चर हमारा जो है क्या कहते हैं मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया O3 का ले लिया। ठीक है, अब O3 में कौन सा वाले ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड रहेगा, किसके साथ सिंगल बॉन्ड रहेगा, ये किसी को क्लियर ही नहीं है ना। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करना पड़ता है, जहाँ पे हम लोग क्या दिखाते हैं मतलब एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर हाइब्रिड में क्या बनाएंगे, एक पार्शियल बॉन्ड दिखाते हैं डॉट 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 करके, ठीक है, दोनों ऑक्सीजन के साथ में, जिससे हमें समझ में आता है कि हाँ दोनों के साथ डबल बॉन्ड बन रहा है, तो क्या कहते हैं स्टेबल है इस तरीके से बॉन्ड। अच्छा, मिसकंसेप्शंस कुछ एक रहते हैं रेजोनेंस के साथ। द कैनोनिकल फॉर्म्स हैव नो रियल एग्जिस्टेंस। पहली तो चीज है ये कि जो हमारे कैनोनिकल फॉर्म्स होते हैं उसमें से किसी का भी रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता। हमारा जो रियल जो क्या नाम है मॉलिक्यूल होता है वो अलग ही होता है बिल्कुल, मतलब ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाता जैसे यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, दूसरा द मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट फॉर अ सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ टाइम इन वन कैनोनिकल फॉर्म एंड फॉर अदर फ्रैक्शंस ऑफ टाइम इन अदर कैनोनिकल। देखो हम लोग बहुत टाइम से ऑर्गेनिक वगैरह पढ़ते आ रहे हैं, तो उसमें दिखाते रहते हैं ये रीजनल स्ट्रक्चर, ये रीजनल स्ट्रक्चर, तो हम लोग को ये लगने लगता है कि वो रियल मतलब रियल में थोड़ी देर के लिए इसमें रहते होंगे, थोड़ी देर के लिए उसमें रहते होंगे, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं होता। रियलिटी में वो हमेशा अपना एक क्या नाम है जो एक स्ट्रक्चर है उसी में रहता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि पहले ये बनाया फिर दूसरे सेकंड के लिए वो बना लिया फिर तीसरे के लिए बना लिया, ये चीज नहीं होती है। और ऐसा कोई इक्विलिब्रियम नहीं होता है कैनोनिकल फॉर्म्स में। जब कैनोनिकल फॉर्म्स रियल में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं तो ऐसा रेजोनेंस कोई क्या कहते हैं इक्विलिब्रियम होने वाली बात ही नहीं है उसमें। ठीक है, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स पे आ जाते हैं। ठीक है अपन, जो हमारे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ सिचुएटेड रहता है। मिड में बिल्कुल बॉन्ड पे, मतलब एग्जैक्टली उनके बिटवीन द, पास। हाँ एग्जैक्टली बिटवीन द टू आइडेंटिकल न्यूक्लियाई। फिर आ जाएगा तुम्हारा जो हमारा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ पे रहेगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। हाँ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, कॉमन सी बात है, जो ज्यादा ताकतवर होगा वो डोमिनेट करेगा। ठीक है, डायपोल मोमेंट क्या होता है। एक पोलर मॉलिक्यूल में रखता है ये लो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने वाला क्यू इनटू डी होता है, ये चार्ज इनटू डिस्टेंस। हाँ, डाइपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। और इसको डिनोट किससे करते हैं, फिजिक्स में तो साइन पी से से। करते किससे, साइन क्या होता है वो। हैं, म्यू से। हाँ, म्यू म्यू साइन से हम लोग डिनोट करते हैं। डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी है, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से। ठीक है, और क्या नाम है यूनिट, क्या नाम है डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है। कूलॉम सेंटीमीटर या कूलम कूलॉम। मीटर, कूलम उसको सेंटीमीटर। उसका एक स्पेसिफिक नाम है, क्या है वो, डिबाई डिबाई बोलते हैं ना उसको। ठीक है, अच्छा फिर आ जाएगा इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ना, डाइपोल मोमेंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा। जो सेंट्रल एटम है और उसके साइड एटम्स के। देखो सिंपल सी बात है, इंडिविजुअल डाइपोल मोमेंट्स
और इसके बाद में जो इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट्स है उनका स्पेशियल अरेंजमेंट हो जाएगा होगा, उसके बेसिस पे हमारा रिजल्टिंग डायपोल निकाल लेंगे हम लोग बॉन्ड निकल के बेसिस पे। ठीक है, चलो अब आज तो इतना ही रखना था। कल हम लोग कर लेंगे वेस्पर थ्योरी, वीबीटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, फजान्स रूल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। या वेस्पर कर लें? अभी कितना टाइम हुआ है? 5:35 हुआ है तो कर लें क्या वेस्पर? कर लेते हैं। तो ये वेस्पर पूछ थ्योरी क्या, वेस्पर थ्योरी क्या होती है? उसने बताया था कि कैसे मतलब बहुत सारे एटम आपस में कंबाइन करते हैं, कि मतलब जब हाफ ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता है तो वो लोग आपस में वो करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं, और अगर कंप्लीटली फिल्ड भी है तो भी अपने इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके नेक्स्ट ऑर्बिटल में देकर वो तब जाकर बॉन्डिंग कर सकते हैं। अच्छा, और विस्पर को यूज किस लिए किया गया था, इससे क्या पता चलता था? स्टेबिलिटी बताने के लिए एटम। ज्योमेट्रिकल शेप बताने के लिए, है ना? ठीक है, तो वेस्पर जो थ्योरी है ना उसमें क्या होता है, वैलेंट नाम ही है उसका, वैलेंट सेल के इलेक्ट्रॉन पेयर का रिपल्सन। ठीक है, तो ये थ्योरी क्या कहती है, जो वैलेंट सेल के इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं उनके बीच में रिपल्सन कैसे होता है, और उस रिपल्सन के बेसिस पे हमें मिलता है शेप कैसा मिले, शेप कैसा होगा उसका। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा रिपल्सन है होता क्यों। जो हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, जिससे वो लोग जितनी दूर रह सकें एक दूसरे से, जितना पॉसिबल होगा एक दूसरे से दूर रहना उतनी ज्यादा उनकी स्टेबिलिटी रहेगी, है ना? जितना ज्यादा निगेटिव चीजें एक दूसरे से दूर रहेंगी उतनी स्टेबिलिटी रहेगी कि नहीं रहेगी? ऐसे हाँ। एग्जांपल जैसे समझ लो, जैसे मान लो दिया आपने क्या कहते हैं क्लास में पढ़ती है और इसकी क्या कहते हैं एक कट्टर दुश्मन है जागृति, तो दोनों को साथ में बैठाओगे तो क्लास में शांति रहेगी, या दूर दूर जितना दूर दूर बैठाओगे उतना शांति रहेगी? जितना दूर दूर बैठाएंगे। हाँ, जितना दूर दूर बैठाएंगे उतनी शांति रहेगी। तो इसी की बेस यही है तुम्हारी वेस्पर थ्योरी। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन किस में ज्यादा होता है। तो हमारा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन किस में होता है? लोन पेयर में। लोन पेयर क्या हो गए, बिल्कुल खाली बैठे हुए तो भाई ज्यादा लड़ाई करेंगे। ठीक है, दूसरा आ जाएगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर। ठीक है, और तीसरा आ जाएगा बॉन्ड पेयर में सबसे कम होगा। देखो इसका समझो बात को, लोन पेयर बोले तो मान लो दिया अभी अकेली है और जागृति भी अकेली है, तो अब उनके उनका खाली दिमाग है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है कि नहीं होता है? तो भाई साहब हाँ। सिर्फ वही चलेगी ना कि चल इसको जाके कूट देती हूँ, जाके इसकी जाके चोटी खींच लेती हूँ। ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। अब मान लो जागृति किसी दूसरे क्या कहते हैं लड़की के साथ बैठी थी, वो बात कर रही थी, तो अब ज्यादा ध्यान उसका दिया पे नहीं रहेगा। एक बार दिमाग में आएगा कि हाँ जाके दिया की चोटी खींच लेती हूँ, लेकिन फिर दिमाग में दूसरे इधर भी आ जाएगा कि हम दूसरे से बात कर रहे हैं। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उससे कम हो जाएगा। अब पता चले दिया भी किसी दूसरे से बात कर रही है, जागृति भी किसी दूसरे से बात कर रही है, तो क्या होगा? अब दोनों वहां पे बात करने में बिजी होंगे तो और भी कम हो जाएगा रिपल्सन, है ना? तो हाँ बिल्कुल। है ना, तो सिंपल सा एक ऑर्डर मिल गया है, लोन पेयर में सबसे ज्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उससे कम, और बॉन्ड पेयर में सबसे कम। अब हम लोग देखते हैं शेप या फिर ज्योमेट्री। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो बॉन्ड पेयर्स हैं और एक भी लोन पेयर नहीं है, तो ऐसा अरेंजमेंट, इसका अरेंजमेंट कैसा बनेगा पहले तो ये बताना। नॉन पोलर, अच्छा मतलब बॉन्ड, सारे बॉन्ड पे नॉन पोलर होंगे। देखो दो बॉन्ड पेयर्स हैं मतलब स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, मान लो मैंने कोई एक ले लिया मैंने सेंट्रल एटम ए ले लिया, अब उसके साथ दो एटम्स आकर के बॉन्डिंग करेंगे, तो हमारा बनेगा बी ए बी। ठीक है, एक एक बॉन्ड दोनों ने बनाया तो दो बॉन्ड पेयर्स हो गए एक के पास में, और लोन पेयर ए के पास एक भी नहीं है, तो शेप कैसा मिलेगा? लीनियर होगा। हाँ लीनियर होगा, क्योंकि अभी हमने जो क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट बताया था उसी के बेसिस पे देखो, बी ने ए के साथ एक बॉन्ड बना लिया, बी ने ए के साथ एक और बॉन्ड बना लिया, अब दोनों बॉन्ड क्या करेंगे, एक दूसरे से जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रहने की कोशिश करेंगे, तो शेप मिल जाएगा लीनियर। तो इसका एग्जाम्पल क्या है एनसीईआरटी में? BeCl2। हाँ BeCl2 हो गया, BeF2 हो गया। ठीक है, और अच्छा H2O कैसा हो जाएगा फिर? ये एच लीनियर तो टू नहीं ओ मतलब उसके पास लीनियर ही लोन पेयर होगा। होते हैं। वो कैसा होगा?
वो बैंड स्ट्रक्चर होता है क्योंकि हाँ उसके पास लोन पेयर होते हैं। हाँ, वो बेंट स्ट्रक्चर बनाएगा क्योंकि उसके पास लोन पेयर है। अब लोन पेयर क्या करेगा, लोन पेयर बैठा हुआ है ऊपर में, तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा ना बॉन्ड पेयर्स को, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होता है। और स्ट्रक्चर में बॉन्ड पेयर पास में रहेंगे या लोन पेयर और बॉन्ड पेयर पास में रहेंगे? लोन पेयर बॉन्ड पेयर, मतलब किसमें किसमें, भैया, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में। हाँ अच्छा, बॉन्ड पेयर पास में रहेंगे। हाँ, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। तो जैसे H2O का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऊपर में पहले लोन लोन पेयर्स बनाते हैं, फिर नीचे में दो बनाते हैं ना हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में कम रिपल्सन है इन कंपैरिजन ऑफ लोन पेयर वर्सेस दोस हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। चलो, फिर हमने तुम्हें एक कंडीशन दी है, हमने तीन बॉन्ड बना लिए हैं, तीन मतलब तीन बॉन्ड पेयर्स हैं और हमारे पास लोन पेयर एक भी नहीं है। तो एस कौन सा स्ट्रक्चर बनाएंगे वो? ट्राइगोनल प्लेनार। हाँ, ट्राई शेप उनका हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। तो और ऐसा किस लिए होगा, देखो अब हमारे बॉन्ड पेयर्स हैं, रिपल्सन सबसे मतलब एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और लोन पेयर एक भी है नहीं, तो बराबर मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना चाहेंगे, तो कैसा बना लेंगे, 120 डिग्री की दूरी पे आ जाएंगे समझ लो एक दूसरे से, और वो स्ट्रक्चर बना लेंगे ट्राइगोनल प्लेनर। और एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा? BCl3। BCl3 BF3, ठीक है। फिर आ जाएगा एक कंडीशन मैं दे रहा हूँ, मैंने तुमको दो बॉन्ड पेयर दे दिए और एक लोन पेयर दे दिए, तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? बेंड। हाँ, बेंट बनेगा। इसका एग्जांपल H2O। H2O हो गया, SO2 हो गया, SO2 नहीं 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 नहीं, देखो H2O के में तो दो लोन पेयर्स होते हैं ना भाई, अच्छा हाँ, ऑक्सीजन, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा SO2 हो जाता है, ठीक है। SO2 में क्या हो जाएगा, दो ऑक्सीजन अपने दो दो बॉन्ड बना लेंगे और एक लोन पेयर ऊपर में खाली पड़ा रहता है। और मैं एक कंडीशन अब दे रहा हूँ तुम्हें, चार बॉन्डिंग पेयर्स दे रहा हूँ और जीरो लोन पेयर दे रहा हूँ, तो कैसी कंडीशन आएगी? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल है ना। अभी भी क्या करेंगे हम, हमारे बॉन्ड्स तो हमेशा एक दूसरे से सबसे ज्यादा दूर रहना चाहेंगे मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए, तो कैसा आ जाएगा स्ट्रक्चर, तीन जो होंगे क्या कहते हैं एटम नीचे पे आ, मतलब सारे चार के चारों एटम स्पेशल अरेंजमेंट में एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे आ जाएंगे, तो वो स्ट्रक्चर कैसा बन जाता है, एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाता है। ऐसे समझ लो, एक बॉल बीच में रख दी, बॉल के ऊपर में एक पेन घुसा दिया, और क्या कहते हैं फिर बगल अगल बगल से तीन पेन ऐसे घुसा दिया कि मैक्सिमम दूरी पे रहे चारों पेन, तो ये स्ट्रक्चर हो जाता है टेट्राहेड्रल। अब मैं तुम्हें कंडीशन दे रहा हूँ, देखना, तीन मैंने तुम्हें बॉन्ड पेयर दे दिए हैं और एक लोन पेयर दे दिए है, तो ये कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा? अपने, पिरामिडल। हाँ, सारा कुछ अपने दिमाग में विजुअलाइज करते रहना, ठीक है। अब हमने क्या अभी पढ़ा था कॉन्सेप्ट के साथ में, हमने पढ़ा था लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में होता है रिपल्सन ज्यादा, तो लोन पेयर को सबसे दूर रख दो, मतलब सबसे ऊपर रख दो। अब बच्चे हमारे पास तीन बॉन्ड पेयर्स, तो उनको नीचे से लगा देंगे, ठीक है। तो अब पिरामिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऊपर पॉइंट होता है एक, और उसके बाद में नीचे क्या होता है, तीन नीचे को, बॉन्ड होते हैं। हाँ नीचे देखो क्या होता है, वो ऐसे जैसे भी मतलब रख लो ना, तो उस तरीके से ही नीचे में उसके कॉर्नर समझ लो, ठीक है। तो ऊपर हमने रख दिया क्या कहते हैं हमारा लोन पेयर, और नीचे रख दिए अपने बॉन्ड पेयर, तो इससे स्ट्रक्चर मिल जाता है पिरामिडल। और इसका एग्जांपल क्या है? अमोनिया। NH3। हाँ, NH3 हो गया और NF3 हो गया, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, और इसको मतलब रट्टा मारने की जरूरत नहीं है एग्जांपल्स की, ये कॉन्सेप्ट बस दिमाग में रखो कि हमारा जो सेंट्रल एटम है उसने कितने बॉन्ड बनाए हैं, और उसके बाद उसके पास लोन पेयर कितने बच रहे हैं, तो तुम्हारा शेप अपने आप निकल के आ जाता है, ठीक है। फिर दो लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर पे कैसा स्ट्रक्चर बनता है? इसमें भी बेंड बेंड बनता है। बनता है। हाँ, इसमें बेंट बनेगा, क्योंकि हमारे लोन पेयर रिपेल करते जाएंगे। बस ये हो जाएगा कि जो हमारे बॉन्ड पेयर है वो ज्यादा पास होंगे एक दूसरे से, क्योंकि लोन पेयर ज्यादा उनको रिपेल करेंगे। और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? H2O। वाटर। H2O हो गया, H2S हो गया, ठीक है। फिर हमारा एक कंडीशन दे रहा हूं तुम्हें, एक हमने तुम्हें पांच बॉन्ड पेयर दे दिए हैं लेकिन लोन पेयर एक भी नहीं है, तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? तो दो बन सकते हैं, या तो
स्क्वायर पिरामिडल बनेगा, या फिर बन सकता है टेट्राहेड्रल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। और सॉरी। इसका देखो कैसे। हाँ, देखो मैं इसका कुछ बता रहा हूँ ना। इसमें ऐसे पांच हमारे पास है, ठीक है। तो एक क्या करेगा, ऐसे क्या होगा, एक ऊपर में आ जाएगा, बाकी दो सामने सामने हो जाएंगे, ठीक है। एक सबसे ऊपर रख दो, दो अगल बगल रख दो, ठीक है। और उसके बाद में जो बचे दो उनको क्या कहते हैं, नीचे से अटैच कर देते हैं बराबर दूरी पे। तो ये स्ट्रक्चर मिल जाता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? PCl5। हाँ, PCl5 हो गया। और क्या कहते हैं, PBr5 हो गया। ऐसे बना सकते हो बहुत सारे, मतलब अपने अकॉर्डिंग। अगर जो भी एग्जांपल दिया होगा उसको अपने हिसाब से असिस्ट करके लगाने रहेंगे आंसर, ठीक है। कि हमारा कितने बॉन्ड बने हुए हैं, कितने लोन पेयर बचे हैं, उसके हिसाब से आंसर लगा सकते हैं फिर, ठीक है। अगर चार बॉन्डिंग पेयर दिए हैं और एक लोन पेयर दिया है तो कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा? 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। इमेजिन करो, दिमाग में रखो उसको, उसके बाद इमेजिन करो क्या हो सकता है। पिरामिडल बनेगा। नहीं जी, अभी इमेजिन करो ऐसे। हमने तुम्हें दे दिया है एक क्या कहते हैं, लोन पेयर। लोन पेयर सबसे ज्यादा रिपेल करेगा, ठीक है। तो चार के चारों बॉन्ड पेयर क्या करना चाहेंगे, लोन पेयर से मैक्सिमम दूरी पे रहना चाहेंगे। हाँ। लेकिन चारों अपने आपस में भी तो क्या कहते हैं, रिपल्सन शो करेंगे। ये दिमाग में विजुअलाइज करो, ठीक है। चारों आपस में भी रिपल्सन को शो करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लोन पेयर को सबसे दूर रख दो। अब बाकी बचे जो दो बॉन्ड पेयर, उनको एक दूसरे से बिल्कुल आमने सामने से रख दो, ठीक है, 180 डिग्री के एंगल पे। बाकी जो दो बचे उनको क्या कहते हैं, ऊपर में रख दो। तो ये स्ट्रक्चर मिल जाता है सीसॉ शेप का। समझ में आई कि क्यों बन रहा होगा शीशा? हाँ। क्योंकि लोन पे ज्यादा रिपेल कर रहा है ना। बाकी क्या करेगा, बाकी के जो दो बॉन्ड, चार बॉन्ड जो होंगे बॉन्ड पेयर्स, वो एक दूसरे से भी मैक्सिमम दूरी पे रहना चाहेंगे ना, इस वजह से। तो लोन पेयर के साथ में दो जो होंगे हमारे क्या कहते हैं बॉन्ड पेयर्स, वो 180 डिग्री का 90 का एंगल बना लेंगे। बाकी के जो ऊपर में बचेंगे तो वो ऊपर चले जाएंगे। तो सीसॉ शेप मिल जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल बताना तो इसका। अरे मैक्सिमम ऑक्सीजन, क्या नाम है, ऑक्सीजन वाले ग्रुप के लोग बनाएंगे, क्योंकि उनके पास छह होते हैं बॉन्ड पे, छह क्या कहते हैं होते हैं आउटर मोस्ट में। तो चार बॉन्ड बना लेंगे, बाकी जो बचे दो, तो वो एक लोन पेयर बना लेंगे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, जैसे कि SF4 हो गया, ठीक है। SF4 में कैसे हो जाएगा, सल्फर का एक लोन पेयर बच जाएगा और चार जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बॉन्ड बना लेंगे। चलो अब मैं एक और कंडीशन दे रहा हूँ। तीन बॉन्ड पेयर हैं और दो लोन पेयर हैं, तो ये कैसा स्ट्रक्चर देगा? 3 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। हम्म। ये बनाता है वो, हाँ। अरे वो टी शेप बाइपिरामिडल। बनाता है। नहीं, हाँ, टी वो शेप तो बनाता है। ज्योमेट्री तो वो हो गई, ठीक है। और शेप क्या होगा, टी शेप। टी शेप कैसे होगा, क्योंकि फिर से वही वाली कंडीशन आ जाएगी कि हमारे जो लोन पेयर्स हैं उनसे मैक्सिमम दूरी पे रहना चाहेंगे बॉन्ड पेयर्स। और जब मैक्सिमम दूरी की बात आएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अब आपस में जाकर के घुस जाएं, तो इसलिए वो टी शेप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ClF3। हाँ, ClF3। देखो इसको दिमाग में रखना है। अब भाई बॉन्ड पेयर्स कितने बना रहा है, तीन, ठीक है। और लोन पेयर कितने हैं, दो। तो मतलब क्या हो गया, दो दो चार तीन चार, जिनके भी आउटर मोस्ट में वैलेंसी 7 की होगी, तो वो लोग क्या कहते हैं, मैक्सिमम टाइम पे ये वाला कंडीशन शो कर सकते हैं, अगर उनके पास दो लोन पेयर हैं, ठीक है। तो ये हो गया, टी शेप का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। फिर आ जाएगा हमारा, छह तुम्हें बॉन्ड पेयर दे दिए और लोन पेयर 0 है, तो ऐसी कंडीशन में कैसा शेप बनता है? ऑक्टाहेड्रल। हाँ, ऑक्टाहेड्रल शेप बनेगा, सही बात है। क्योंकि अब छह के छह बॉन्ड पेयर है, तो वो मैक्सिमम दूरी पे रहना चाहेंगे, तो ऑक्टाहेड्रल शेप बना लेंगे। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? SF6। SF6, HCl6 वगैरह, ठीक है। अगर मैंने दे दिया पांच बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, तब? स्क्वायर पिरामिडल। हाँ, स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा। लोन पेयर वापस से सबसे दूरी पे, और बाकी जो चार क्या कहते हैं बॉन्ड पेयर होंगे वो एक प्लेन में आ जाएंगे, और एक क्या कहते हैं बॉन्ड पेयर ऊपर में निकल जाएगा, और ये कैसा फॉर्म बना देगा, स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल HCF4। क्या? HCF4। एक्स, जीनॉन।
टेट्राफ्लोराइड, हाँ जिनॉन टेट्राफ्लोराइड बोले तो 4। और जिनॉन के पास तब भी तो क्या नाम है, दो दो लोन पेयर बच जाएंगे ना फिर तो। जेनॉन के पास तो 8 होते हैं आउटर मोस्ट में, और तुमने एक्सी F4 बोला है तो दो लोन पेयर आ जा रहे हैं उसके साथ तो। हाँ हाँ तो वो तो दूसरी कंडीशन हो गई ना, मैंने तुम्हें 5 बॉन्डिंग पेयर और एक लोन पेयर दिया था, इसका एग्जांपल हो जाएगा BrF5। कैसे? 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर बच गया ब्रोमीन का, क्योंकि आउटर मोस्ट में 7 होते हैं। फिर आ जाए तुम्हारा 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, इसका शेप कैसा बनेगा? स्क्वायर प्लेनर। हाँ स्क्वायर प्लेनर बनेगा, ठीक है। और क्या कहते हैं, अगर ज्योमेट्री पूछ लें तो? ऑक्टाहेड्रल। पैरेलल ज्योमेट्री, और शेप क्या हो जाएगा इसका? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर कैसे बन जाएगा? लोन पेयर सबसे पहले तो सबसे दूरी पे रहना चाहेंगे एक दूसरे से, और उसके बाद बचे हमारे 4 बॉन्ड पेयर, वो क्या करेंगे? लोन पेयर से सबसे ज्यादा दूरी पे रहना चाहेंगे, तो वो क्या करेंगे? मतलब लोन पेयर से तो दूर रहना ही चाहेंगे, आपस में तो दूर रहना चाहेंगे एक दूसरे से, तो स्ट्रक्चर क्या बनाते हैं? स्क्वायर प्लेनर। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? HCF4। हाँ, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा XCF4। देखो कैसे कि क्या कहते हैं, 4 बॉन्ड्स बना ले रहा है और बचे हुए दो, क्या बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर बना ले रहा है। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं, बाकी कल वीबीटी और फजांस रूल वगैरह डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। ठीक है। जागृति दीदी आ गई।